अगर मैं आज किसी को $250 मिलियन का फायदा दूं, किसी पेट्रोलियम के अंदर किसी एक्सप्लोरेशन में $250 मिलियन का फायदा दूं, और उसके बाद आपको पता चले कि मैंने 400 कनाल जमीन या 200 कनाल जमीन उससे बनी गाला में ले ली है, तो आप क्या कहेंगे? और मैं कहूं कि वो तो मेरी और मेरी बेगम साहिबा का ट्रस्ट है भाई, तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मैंने ले ली तो मानेंगे ये बात, अवाम मानेगी ये बात। तो बात यह है कि चलिए अवाम तो मानेगी या नहीं मानेगी, ये अवाम का फैसला है, लेकिन बकौल एक जज के जजों को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो जुब्बा पहने हुए सियासतदान हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि, और इन्हीं फैसलों के ये जो जमानतें हो रही हैं इमरान खान साहब की, उस हवाले से कहा कि जजों को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो जुब्बा पहने हुए सियासतदान हैं। जजों को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो उनकी जुरिस्डिक्शन में ना हो, और अगर वो कुछ ऐसा करें तो ये ऐसा ही है जैसा वो अपने ओथ को पामाल कर रहे हैं, यानी आइन के तहत जो उन्होंने ओथ लिया है उसको पामाल कर रहे हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है। तो आप जरा देखिए ये हैरत अंगेज इंसाफ कि एक साहब ने 190 मिलियन पाउंड $250 मिलियन की करप्शन की, अपने एक दोस्त को नवाजा, उससे 400 कनाल जमीन अपनी और अपनी बेगम साहिबा के नाम पर ले ली, और अदालत के क्या फैसले आ रहे हैं? मैं कुछ फैसले आपके सामने पेश करता हूं। अदालत के फैसले ये हैं कि जो जुर्म आपने किया उसमें भी आपकी जमानत, जो जुर्म आपने नहीं किया उसमें भी आपकी जमानत, जो जुर्म आप करने वाले हैं उसमें भी आपकी जमानत। आप मुझे बताइए भाई, ये किस किस्म का इंसाफ है इस मुल्क में, जहां पे आप हर 1-1.5 हफ्ते के बाद एक फैसला सामने ला रहे हैं कि आने वाले 20 दिन में अगर कोई जुर्म करे तो उसकी भी जमानत मैं आपको आज देता हूं। तो आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जाओ बेटा जो जुर्म करना है कर लो, क्योंकि तुम्हारी तो जमानत हमने पहले से दे दी है। आप मुल्जिम के जामिन हैं, मुजरिम के जामिन हैं, या जुर्म के जामिन हैं? किस चीज के जामिन हैं? आप तो इंसाफ करने आए थे, और इंसाफ की वो देवी या देवता, उसकी आंखों पे पट्टी होती है। तो आपने तो ना सिर्फ एक आंख से पट्टी उतार ली, बल्कि उससे आंख भी मार रहे हैं। तो ये लोग क्या इन फैसलों को नहीं पढ़ेंगे? ये लोग क्या दीवाने हैं? एक मौलवी मुश्ताक साहब का केस था जिसमें जस्टिस मुनीर ने कहा था कि भाई नजरिया जरूरत है। उसके बाद एक भुट्टो साहब के कत्ल का केस था जिसमें जस्टिस अनवारुल हक साहब ने कहा था कि नजरिया जरूरत है। फिर एक नवाज शरीफ साहब का केस था जिसमें अपने से बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उनको तमाम जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया गया, वो भी एक नजरिया जरूरत था। क्या यह भी कोई नजरिया जरूरत है? ये जो आइन बार बार लिखा जा रहा है, यह काम तो पार्लिमान का नहीं था। तो ये जो आइन बार बार लिखा जा रहा है, यह भी क्या नजरिया जरूरत है? ये जो जमानत दी जा रही है आने वाले वक्त में ना किए हुए जुर्म के खिलाफ, कि अगर आप जुर्म कर भी दें तो आपकी जमानत है, भाई ये कौन से मुल्क का कानून है? ये दुनिया की कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि इस तारीख से लेकर फला तारीख तक आप जो मर्जी जुर्म कर लें आपको नहीं पकड़ा जा सकेगा? तो मैं आपसे पूछता हूं और आपसे पूछता हूं कि फिर आगे क्यों ना लगे? जब आपको जमानत है कि आपको नहीं पकड़ा जाएगा, तो अगर आप कोर कमांडर के घर को आग लगा के खाक कर दें तो फिर आपको पकड़ तो कोई नहीं सकता है। आपकी तो जमानत है, आने वाले वक्त में भी जमानत है, होने वाले जुर्म की भी जमानत है। तो फिर जुर्म क्यों नहीं होगा? फिर रेडियो
पाकिस्तान की इमारत क्यों नहीं जलेगी? फिर GHQ के ऊपर हमला क्यों नहीं होगा? फिर अस्करी टावर को आग क्यों नहीं लगाई जाएगी? और यह याद रखें कि यह आग सिर्फ फौज की तनसीबात तक नहीं रहेगी लिमिटेड, यह आग आपके घर भी आएगी। अगर फैसले यह किए जा रहे हैं कि आप जो भी जुर्म कर लें आपको जमानत दी जाती है, तो अगर आपकी गाड़ी को आग लगाई जाएगी या आपके घर में बुलवाई आएंगे तो उन्हें कौन रोकेगा? मगर उससे बड़ा सवाल यह है कि वो क्यों रुकेंगे जब यहां पे एक नया अदालती निजाम और नई तरह के फैसले सामने आ रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि तुम जो मर्जी जुर्म कर लो, अब से लेकर अगले 3 महीने तक तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता, तुम्हारी जमानत है। तो काहे की हुकूमत जो पकड़ ही नहीं सकती जुर्म करने वाले को? काहे का आइन जिसमें लिखा गया है कि जुर्म करने वाले को पकड़ा जाएगा? और काहे का कानून? तो जिस मुल्क में ना आइन रहे, ना कानून रहे, ना रिट ऑफ द स्टेट रहे कि वो मुजरिम को या मुल्जिम को पकड़ सके, वहां पे गदर नहीं होगा तो क्या होगा? और इस गदर को अगर आज नहीं रोका गया तो ये गदर यहां से निकलेगा और आपके घर भी भस्म कर देगा। अगर हमारी तनसीबात, हमारी वो तनसीबात, उन लोगों की तनसीबात जिनका फर्ज है कि वो शहादत लेकर इस मुल्क को बचाएं, अगर वो मुजरिमों से महफूज नहीं तो भाई आपको कौन बचाने आएगा? तो ये वो सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं ये बार बार पूछता हूं कि उस नजरिया जरूरत में क्या जरूरत थी जस्टिस मुनीर साहब की? वो तो तारीख में रकम हो गई और सबको मालूम है। मगर ये जो फैसले आज आ रहे हैं इनमें अवाम आपसे पूछ रही है, अवाम इन फैसलों को से में सवाल पूछ रही है कि आज ये क्या जरूरत है जिसके लिए ये फैसले किए जा रहे हैं। तारीख में तो ये रकम होंगे और तारीख तो ये सवालात जरूर पूछेगी कि होने वाले जुर्म की जमानत आपने कैसे दी, जो जुर्म हुआ उसमें जमानत दी, जो जुर्म नहीं हुआ उसमें जमानत दी, जो जुर्म होने वाला है उसमें जमानत दी। तो फिर ये इस बात की जमानत आप 220 मिलियन लोगों की क्यों नहीं देते? आप 22 करोड़ लोगों को क्यों यह ताकत नहीं देते कि वो जो मर्जी जुर्म करें उनको जमानत है, वो जहां मर्जी आग लगाएं, वो जिसका मर्जी घर भस्म करें, वो जिसके मर्जी गिरेबान पे हाथ डालें, वो जितनी मर्जी बसें जला दें, सड़कों के ऊपर उद्यम मचाएं, सरकारी अमलाक तबाह कर दें। फिर अगर यह हक सिर्फ एक जत्थे को हासिल है तो फिर यह 22 करोड़ लोगों को यही हक क्यों हासिल नहीं है? यह क्या है कि एक गरीब आदमी तो अदालत में पेश होता है और जेब काटने पे उसकी जमानत नहीं होती, और यहां पे सारा मुल्क जल के भस्म हो गया। यहां पे $250 मिलियन की करप्शन हुई, वजीर आजम के हुक्म पे हुई। वजीर आजम ने अपने मुशीर को काबीना से इजाजत लेके दी कि वो इंग्लिस्तान जाए, इंग्लिस्तान जाके मलिक रियाज साहब का अकाउंट दे हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे, और यह कहे कि सरकार को नहीं, सरकार के खजाने में नहीं, बल्कि मलिक रियाज के अकाउंट में यह पैसे जमा करवाओ। तो आप मुझे बताइए कि ये जो बाकी लोग हैं जो छोटे छोटे जुर्म करके 8-8 साल जेलों में बैठे रहते हैं, उनका क्या जुर्म है भाई? फिर आप ऐसा करें जैसे आपने पहले आइन लिखा है, जैसे आपने पंजाब की में आइन लिखा था, बिल्कुल उसी तरह नया आइन लिखिए और उसमें लिखिए कि हर एक को पाकिस्तान में 22, ये रियासत मदीना है ना, इसमें सब बराबर है, इसमें कोई बड़ा आदमी नहीं है, ये कोई जागीरदाराना निजाम नहीं, कोई फ्यूडल निजाम नहीं है जिसमें एक जागीरदार या फ्यूडल लॉर्ड बैठ के कहता है कि भाई अगर तुम झगड़ोगे तो मैं इंसाफ करूंगा, अगर तुम्हारी जमीन का कोई पानी काटेगा तो मैं इंसाफ करूंगा।
अगर तुम्हारे बच्चों के साथ कोई ज्यादती करेगा तो मैं इंसाफ करूंगा, लेकिन तुम यह समझो कि मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चे के साथ जुल्म करे और इंसाफ हो, या तुम यह समझो कि मैं जमीन किसी की ले जाऊं और कोई इंसाफ मेरे गिरेबान तक कोई पहुंचे, ये नहीं होगा। भाई छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ये नहीं होगा। इस वजह से हम आप सब की तरफ देख रहे हैं, अदालती फैसलों की तरफ देख रहे हैं इंसाफ के लिए। जस्टिस मुनीर को मत दोहराइए, भुट्टो साहब के केस को मत दोहराइए, नवाज शरीफ साहब के केस को मत दोहराइए। यह नहीं हो सकता कि आप रात की तारीकी में नवाज शरीफ की बेटी को तो जेल में उसकी नजरों के ले जाएं, और यह नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आप 1-1.5 साल के अंदर 400-500 पेशियां करवाएं, रोज पेशियां करवाएं, और दूसरी तरफ वही अदालतें खान साहब को कहें कह रहे भाई आज नहीं आ सके, चलिए कल आ जाइएगा, कल नहीं आ सके, चलिए परसों आ जाइएगा। अरे भाई ऐसा करें, हम शाम तक अदालत खुली रखते हैं, शाम तक आ जाइएगा। शाम को भी नहीं आए तो चलें कोई वकालतनामा ही भेज दें। अरे भाई वकालतनामा भी नहीं है तो चलें, हमने आपको जमानत दी क्योंकि खुशामदीद, वेलकम, इट्स सो नाइस टू सी यू। तो अवाम भी ये कह रही है कि इट इज सो नाइस टू सी यू एंड वेलकम। जिन कवानीन, जो रूल्स आपने तय किया है, वो सब आपकी तरफ देख रहे हैं कि क्या ये हम पे भी लागू हैं, या ये भी कोई अदालत के बजाय जागीरदाराना निज़ाम है जिसमें यह हक सिर्फ कुछ को हासिल है, सबको नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जवाब जब भी आती है नून लीग, मुल्क में मिलिट्री और स्पेशल कोर्ट्स बनती है, और जब आप चले जाते हैं तो फिर आप कोर्ट की लेट आए से आपका कुछ और मौक़िफ़ होता है। आज आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? आया कि डेमोक्रेसी में सिविलियन मुकदमात को जाना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स में? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं, इन पे आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए जो भी कुछ हो। अगर आप जाके किसी जगह पे GHQ पे हमला आवर हो रहे हैं, और अगर आप जाके कोर कमांडर के घर को आग लगा रहे हैं, तो जो भी कानून लागू होता है, जिस अदालत के तहत भी कानून लागू होता है, आपके ऊपर वो मुकदमा चलना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि कोई भी शख्स जो बलवाई हो उसको स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपने उनको जाने दिया तो कल इसी तरह के जत्थे लेके जो आपके यहाँ मिलिशियाज हैं, जब वो बंदूकें और डंडे लेकर निकलेंगे तो आपके बच्चों को कौन बचाएगा? आप तो आज निकले हैं ना, आप तो बज़ाहिर अंग्रेजी मीडियम लोग जो नजर आ रहे हैं वो निकले हैं। जब आपने ये कह दिया कि लोगों को हक है कि जाके जला दो, लोगों को हक है कि जाके कब्जा कर लो GHQ के ऊपर, जहां पे आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बैठता है, तो मैं आपको ये पूछता हूं कि कल जब ये जत्थे, जिनके पास दहशतगर्दी का भी सामान है, जिनके पास बारूदी सुरंगें भी हैं, जब ये बंदूकें और डंडे लेकर निकलेंगे तो आपके बच्चों को कौन बचाएगा? इस वजह से इस आइन के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक, अदालती निज़ाम के मुताबिक, जिस जिस अदालत में जो जो कानून लागू होता है उसके मुताबिक इंसाफ होना चाहिए, मगर रेट्रीब्यूशन होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। मलिक साहब, जब बेटे से तनख्वाह न लेने पे नाअहल किया गया था, उस वक्त हुकूमत किसकी थी? फैसला कौन करवा रहा था? जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, हुकूमत किसकी थी? फैसला कौन करवा रहा था? लेकिन कल जो ख्वाजा आसफ ने कहा है प्रोग्राम में मालिक साहब के, कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा, इस्टेब्लिशमेंट ने अदालतों से उनको रिलीफ दिलाया, क्या कहेंगे? इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है या अदालतें खुद ही की जा रही हैं? देखिए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ फैसलों के ऊपर। कौन करवा रहा है वो तो तारीख उसको रकम कर देगी और उसे अपने और उसकी आने वाली नस्लों को उसका हिसाब देना होगा। मैं तो आज सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो फैसले आपके सामने आ रहे हैं, ये क्या फैसले हैं? कौन करवा रहा है तो एक बात है, कौन कर रहा है ये है असल बात। तो मैं तो आज आपसे ये पूछ रहा हूं, ये लिखा पढ़ा जो आपके सामने आ रहा है, ये कौन कर रहा है?
ये किसका कलम है? ये कौन कह रहा है कि जो जुर्म नहीं हुआ उसकी भी आपको जमानत है? मुझे भी चाहिए फिर, और आपको भी चाहिए फिर। तो जब सबको ये जमानत हो गई तो इस मुल्क का क्या मिलेगा? ये है मेरा सवाल, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। और अगर 190 मिलियन पाउंड के ऊपर आपको जमानत है तो फिर किस चीज पे जमानत नहीं है आपको? मुझे यह बताएं। अगर आग लगाने पे जमानत है, जलाओ घेराव पे जमानत है, करप्शन पे जमानत है, 190 मिलियन पाउंड पे जमानत है, 400 कनाल जमीन लेने पे जमानत है, तो वो तो एक बात बता दें जिस पे जमानत नहीं है। वो भी बात खत्म कर दी, कहा कि कोई भी चीज हो जमानत है। तो अब तो ये यहां पे आपने रूल तय किया इस मुल्क में कि आप कुछ भी करें जमानत है। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे फिर हमें भी दें। दुनिया टीवी से सुरेख साहब ये बताइए कि एनर्जी के रिलेटेड में दो क्वेश्चन है। आप आजकल एनर्जी को लिफ्ट की कम करा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि गैस लोड शेडिंग फिर से हो रही है। आपके सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि 5 साल बाद गैस अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन आप फिर से कनेक्शन दे रहे हैं, और जो बिजली के उनको भी अगर आप गैस कट करते हैं तो वो इम्पैक्ट आएगा। एक तो ये। दूसरा ये, जब आप लोग आए थे तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत कुछ और थी, आज भी मंडियों में भी 110-115 डॉलर फी बैरल था। आजकल 75 और 76 पर चल रहा है और कीमतों में इजाफा है। तो क्या कहेंगे सवाल साहब? ठीक कर रहे हैं मामला? तो भाई 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि कीमतों में तो कल कमी आई है, पता नहीं कौन से, आपने कोई और मुल्क का अखबार पढ़ लिया आपने, क्योंकि कल कीमतों में सर मैं आपके सामने भी हाजिर हो। उन्होंने तो ये नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ, आप मेहरबानी आपकी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था, आपने कहा। बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मतलब यही था ये। देखिए बात ये कि तेल की कीमत जो है उसका मैंने पहले भी कई मरतबा आपको बताया, उसका ताल्लुक 2 चीज़ों से होता है। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तेल की क्या कीमत है और हमारे रुपए और डॉलर के दरमियान में क्या उसका रिलेशनशिप है। हम बैनुल अक़वामी मंडियों से, जिस पे हमारा कोई ज़ोर नहीं, डॉलर में तेल ख़रीदते हैं, और यहाँ जब पेट्रोल पंप पे बेचते हैं तो रुपयों में बेचते हैं, तो हमें बहुत से रुपए मिल जाते हैं। वो रुपए लेके फिर हमें डॉलर ख़रीदना होता है, जिसके ज़रिए हम तेल ख़रीदते हैं बैनुल अक़वामी मंडियों से। इस वजह से जब तेल की कीमत में कमी आती है तो हम भी कीमत घटा देते हैं, और जब बैनुल अक़वामी सतह पे तेज़ी आती है तो हमें भी बढ़ानी पड़ती है कीमत। हमारी हुकूमत की हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि जब कीमत कम हो रही हो तो ज़्यादा कम करें, और जब कीमत बढ़ रही हो तो कम बढ़ाएं। ये हम एक मंत्रा लेके चलते हैं, मगर बैनुल अक़वामी सतह पे जब कीमतें बढ़ती हैं तो हमें भी बढ़ानी पड़ती हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमने कोई गैस का कनेक्शन नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ से ये खबर सुनी है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तक कोई गैस का कनेक्शन नहीं दिया गया, कोई गैस के कनेक्शन खोलने की स्कीम सामने नहीं आई। तो हो सकता है ये कोई अफवाह वगैरह हो जो आपके सामने आई हो, मगर मैं इसकी तरदीद करता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। तीसरी बात यह है कि हमारे गैस के ज़खायर तो कम हो रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बैनुल अक़वामी सतह पे इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स करें। आपके सामने कितना शोर था, सब ने कहा कि कुछ रूस से तेल वेल नहीं आ सकता, ये सब हवा की बातें हैं। तो भाई आ गया ना, शिप चल गया ना। तो वो तमाम चीज़ें जो थी कि हमने रूस से मुआहदा करना है तेल लाने का, हमने बात की है, हम रूस गए, किसी ने बात नहीं की हुई थी। यहाँ पे रूसी सफ़ीर ने भी कह दिया कोई बात नहीं हुई, वहाँ पे रूसी वज़ीर ने भी कह दिया कोई बात नहीं हुई। तो हमने 4 महीने में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, तेल आ रहा है ना, उसके ज़रिए जो कीमत कम होगी उससे आवाम को सहूलत मिलेगी ना। तो हम तो अपना काम करते चले जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे पास और भी मंसूबे हैं। बहुत जल्द मैं आपके सामने, कल ही इंशाल्लाह, जो हमारे बीट रिपोर्टर हैं, कल या परसों में मैं उन सबको तकलीफ़ दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं, और मैं उनके सामने नई रिफाइनरी की पॉलिसी जो अप्रूव की है वो रखूँगा, और उसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले वक्त में, यानी आने वाले वक्त का मतलब कई साल नहीं है, आने वाले कुछ महीने में इंशाल्लाह कैसे हम, जैसे हमने रूस की डील कंक्लूड की है, बिल्कुल उसी तरह इंशाल्लाह 10 से 14 अरब डॉलर की, 10 से 14 बिलियन डॉलर की नई रिफाइनरी का मंसूबा जो है उसे हम कंक्लूड करेंगे। उसके लिए पैकेज हमने अप्रूव करवा लिया है, जिसकी तफासील मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो ये 1 साल जो पिछला गुजरा है उसमें रूस का तेल भी आ गया, उसमें लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई,
मगर जिस तरह पहले गदर मचता है इन सर्दियों में वो गदर भी नहीं मचा। हमने LPG भी जो है वो तकरीबन 20,000 से 30,000 टन इजाफी LPG हर महीने सर्दियों में मंगवाई ताकि ब्लैक ना हो LPG। जो ब्लैकी हैं वो फिर भी हाथ मार जाते हैं, लेकिन हमारी हर सतह पे चाहे LPG हो, चाहे वो रूस का तेल हो, चाहे वो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो एक बैनुल अक़वामी मंसूबा हो जो बहुत जल्दी हम आपके सामने लाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी सिक्योरिटी का एक मंसूबा जो बात हम तय कर रहे हैं। तो ये तमाम मामलात हम हल करते जा रहे हैं। फिर भी मुसीबतें हैं और आपके जो शिकवे हैं, गिले हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, बरहक हैं, लोगों को बहुत तकलीफ़ है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, चंद दिन में मैं आपके सामने आऊँगा, ज़रा ये माहौल जो सियासी माहौल है, ये जो फ़ैसले हो रहे हैं, ये माहौल बेहतर हो तो फिर मैं आपको पूरी 1 साल की कार्रवाई आपके सामने पेश करूँगा कि हमने क्या क्या किया। GSQ और कोर कमांडर हाउस या जिना हाउस और बाकी जो तोड़फोड़ हुई, इसकी असल वजह क्या है और साथ साथ आवाम ने क्यों ये कदम उठाया? तो ये जो मौजूदा हुकूमत मतलब मुख्तलिफ जो पर्चे दर्ज हो रहे हैं, इससे नफरत मजीद नहीं बढ़ेगी? तो छोड़ देते हैं, लगाने दें आग। आपके हमारे घर भी आएंगे तब भी लगाने दें आग, क्या मसला है? अगर नफरत बढ़ती है तो आपके घर को या हमारे घर को आग लगाने से नफरत नहीं बढ़ेगी, तो उस वक्त भी मुंह फेर लीजिएगा। उस वक्त भी यही कहिएगा कि भाई ये जो सड़क के ऊपर, अगर सड़क के ऊपर कोई बलवाई आ जाए तो रियासत को चाहिए कि नजरें फेर ले कि भाई इससे नफरत बढ़ जाएगी। क्या है कि नफरत बढ़ जाएगी? आप लोगों के जानो माल को आग लगाएंगे, आप लोगों की और रियासत की गाड़ियां जलाएंगे, उससे नफरत फैल जाएगी। तो नहीं फैलते। तो मेरे भाई, कोई भी दुनिया का मुल्क बता दें जहां पे ये लॉजिक इस्तेमाल किया जाए कि वो सड़क के ऊपर 150 हज़ार 10,000 लोग लेकर आ गए हैं, इस वजह से उनको कत्ल करने दो, उनको आग लगाने दो, उनको बलवा करने दो, उनको लोगों के जानो माल से खेलने दो, उनको रियासती इदारों पे हमला करने दो, उनको पाकिस्तान टेलीविज़न पे कब्ज़ा करने दो, उनको पार्लिमान के अंदर घुस के उसकी दीवारें तोड़ के उस पर कब्ज़ा करने दो, उनको रेडियो पाकिस्तान पेशावर जलाने दो। मैंने तो ऐसा मुल्क नहीं देखा है जहाँ पे सवाल ये ना पूछा जाए कि ये जो कत्लो गारत कर रहा है ये कौन है, ये ना पूछा जाए कि ये फसादी कौन है, और ये पूछा जाए कि इसको क्यों पकड़ रहे हो, इससे नफरत बढ़ जाएगी। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। रहीम साहब न्यूज़ 1 से। सर जी ये बताइएगा, बाइक वाले तबके को आपने जो एक दिलारा लगाया था वो काफ़ी अर्से से आपका वेट कर रहा है, तो उसी पॉलिसी पर IMF के भी कान खड़े हुए थे, लेकिन आप अचानक से बैकवर्ड पे चले गए, उसकी क्या वजह है? उसकी हाँ ये सवाल सर ये बता दें कि जो रूस से तेल आ रहा है उसकी कीमत आज तक आपने डिस्क्लोज वो नहीं कर सकते। मैं बता देता हूँ, दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि क्योंकि एतराज़ बाकायदा तौर पर उठाया गया इस स्कीम के लिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी स्कीम है। मैं ये समझता हूँ कि अगर गरीब आदमी को अमीर आदमी से जो 2 करोड़ या 10 करोड़ की, क्योंकि हमारे मुल्क में मिनिमम गाड़ी चल रही है 30-40 लाख की, ज़्यादातर लोग ख़रीद रहे हैं 1-1.25 करोड़ वाली, और बेशुमार लोग हैं जो घूम रहे हैं 5-7-8 करोड़ की गाड़ी में। तो जिसके पास 5-7 करोड़ या 1 करोड़ की भी गाड़ी है, अगर वो 150 रुपये ज़्यादा पेट्रोल के दे दे और गरीब के 150 रुपये कम कर दिए जाएँ जो मोटरसाइकिल पे खार हो रहा है गर्मी में, तो क्या हर्ज है? मुझे तो ये बात समझ आती है। मेरा ये ख्याल था कि ये तमाम बैनुल अक़वामी इदारों को भी बात समझ आएगी। उसकी वजह यह है कि अभी हमने गैस के 2 टैरिफ बनाए थे और उसको बड़ा वेलकम किया गया था। हमने अमीर से ज़्यादा पैसे लिए, गरीब से कम पैसे लिए और उसको वेलकम किया गया। तो हमें ये एतमाद था कि इस स्कीम को भी वेलकम किया जाएगा। लेकिन जब उन्होंने एक बाकायदा कॉन्वर्सेशंस में और जो बाहमी मुज़ाकरात थे उनमें एतराज़ उठाया, तो हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम पूरा अपना पैकेज अपनी स्कीम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, हमने ये फ़ैसला किया कि जब तक हम हर एक की तसल्ली नहीं करवा लेते, यानी तमाम बैनुल अक़वामी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे हमारे अपने सहाफ़ी हों जिन्होंने बेशुमार सवालात उठाए थे, जब तक सबकी तसल्ली नहीं हो जाती तब तक इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाए। तो इस वजह से वक्ती तौर पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को ना सिर्फ डिले किया गया है, बल्कि उन तमाम इदारों को मैं आज भी आपके सामने दावत देता हूँ, और वैसे भी हम बाकायदा ऑर्गेनाइजेशनली दावत दे रहे हैं कि वो आएँ और इस स्कीम को समझें, और अगर वो समझते हैं कि इसमें कुछ झोल है तो बताएं हमें, हम उसको बेहतर करें। मगर गरीब को सहूलत देनी और अमीर से थोड़े पैसे ले लेना प्रिंसिपल गलत नहीं है।
स्कीम को बेहतर करने का तरीका आपके पास हो तो हम आपसे भी सीखने के लिए तैयार हैं, और अगर वो कुछ अच्छा तरीका बताएं तो वो भी सराहना नहीं। हाँ, वो मैंने आपको बताया, वो हम नहीं बता सकते। मैंने बैनुल अक़वामी सतह पे जाके अभी अमेरिका के अंदर भी 6 मुख्तलिफ जो उनकी रॉयटर्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल और BBC और इन तमाम लोगों को मैंने इंटरव्यू दिया, और उन्होंने ये सवाल पूछा और मैंने बोला कि नहीं, हम कंट्रैक्चुअली वो कीमत आपको नहीं बता सकते। कैसे बता दें जी, वो सिग्निफिकेंट। मेरे 2 पॉलिटिकल सवाल हैं, एनर्जी पे तो होगी जी। आपने जो बात की अभी जो 9 मई का वाक़या है, इसमें आपने नहीं देखा कि रियासत, आपने देखा है बल्कि हमने भी देखा, रियासत मुकम्मल तौर पर खामोश है। रियासत ने कहीं पे रिएक्ट किया ही नहीं है। और अब दहशतगर्दी के जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जो सिविलियन लोग हैं, उन पे आप ये नहीं समझते कि जमहूरी जो स्टांस है इस वक्त PDM की जमातें, इसको नुकसान हो रहा है। दूसरा छोटा सा सवाल ये है कि जिस वक्त इस जमात को परवान चढ़ाया जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे प्लानिंग की गई, और इसमें जनरल पाशा के बाद जनरल फैज़ हमीद और सिटिंग उस वक्त जो आर्मी चीफ थी, उन्होंने उनको प्रमोट किया, तो रूट काज जो उनकी तरफ भी नहीं जाना, उनके पास भी कार्रवाई नहीं की। देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा कि दहशतगर्दी के लिए इस मुल्क में हमारी ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आपको हक है, आप जिसको मर्ज़ी सियासी तौर पे वोट करें, जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करें, आपको भी सबको हक है, अवाम को भी हक है। ये हक उनसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन सड़क पे आप निकल आएँ और आप लोगों के बच्चे मार दें या लोगों की अमलाक जला दें, दहशतगर्दी करें, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और जो भी कानून, जिस अदालत के ज़रिए आइन और कानून के मुताबिक जो कानून है उसके मुताबिक लोगों का ट्रायल होना चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा ना हो। मैं ये समझता हूँ कि ये किसी के गुमान में भी नहीं था कि जो हुआ है ये होगा। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। रियासत को तैयार होना चाहिए था, किसी भी चीज़ के लिए रियासत को हर वक्त तैयार होना चाहिए था। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि तैयारी में कमी थी, तो मुझे भी दिखी कि थोड़ी तैयारी में कमी थी, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन क्या ये हमारे गुमान में था कि यूं निकल के इस तरह आगे लगाई जाएंगी, इस वजह से कि एक बंदा जिसने करप्शन की है उसको गिरफ्तार किया गया, यानी किसी ने किसी की गाड़ी में 20-25 किलो हेरोइन डाल के तो गिरफ्तार नहीं किया। ये तो हमारे पास काबीना में कागज़ पड़ा हुआ है जिसको क्लासीफाई किया गया था, क्लासीफाई करने के बाद सील किया गया था। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि जो मुआहिदा इंग्लिस्तान में तय होगा मलिक रियाज साहब के साथ, वो रहती दुनिया तक अवाम के सामने नहीं लाया जा सकेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने वहां पे जाके साइन किए कि इसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो रियासत अपना हक उस इंफॉर्मेशन को लेके अवाम के सामने रखने का हक हमेशा के लिए खत्म करती है। ये फैसला करवा के उसको क्लासिफाई करके सील करके बंद कर दिया गया था, और इजाजत दी गई थी मिर्जा शहजाद अकबर साहब को कि वो लंदन तशरीफ लेकर जाएं और वो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, यानी वो एग्रीमेंट जिसके तहत फिर ये पैसे रियासत के बजाय मलिक रियाज साहब के अकाउंट में गए, उनको ये ताकत दी गई कि वो हुकूमत और वजीर आजम के बिहाफ पे जाके साइन करके आए। तो भाई ये क्या है? अगर इस तरह के केस में किसी को पकड़ा जाए तो गुमान में तो नहीं आता कि आप, इसका मतलब है सड़कों पे निकल के आग लगा देंगे। काहे को आग लगाएं? किस बात पे? आप चाहते हैं, अवाम ये चाहती है कि उसका पैसा जो है मलिक रियाज साहब को दे दिया जाए, बहरिया टाउन को दे दिया जाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो ये यहां तक आप समझ लीजिए कि हमारे गुमान में ये नहीं आया कि इस तरह के केस के अंदर अगर किसी को पकड़ा जाए तो इस तरह के जत्थे सड़कों पे निकाल के आग लगाई जाएगी। एक मिनट बेटे, एक मिनट। राज़िक भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट कश्मीर एक्सप्रेस, सीनियर मोस्ट। साहब छोटा सा सवाल सर, कमेंट्स ना किया करें सर, आप हमारे लिए काबिल काम है, लेकिन मोस्टली सर ये हमें डिस्टर्ब करते हैं, ना हमें क्वेश्चन करने देते हैं, और क्वेश्चन करते हैं तो हमारे साथ आप जितनी देर कोई बात हमने, मुझे पिछले 14 साल हो गए, मैंने कभी किसी को तारुफ नहीं आप सर, लेट मी कंप्लीट नाउ सर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, लेकिन यहाँ पूरे स्टाफ से, पूरे अमल से पूछ लीजिए कि इनके अल्फाज हमारे लिए क्या हो। चलिए अभी तो आप बताइए सवाल क्या आपके सामने सर क्या था? नहीं, उन्होंने कहा कि सीनियर जर्नलिस्ट है। चलिए आप बताइए, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे सीनियर में हम एहतराम करता हूँ, लेकिन हमें इस तरह नहीं, चलिए आप बताइए आपका क्या सवाल है। हुक्म सर छोटा सा सवाल कि गर्मी के मौसम में भी गरीब आवाम भारी भरकम